Welcome to the UPSC CAPF Academy. We are starting our podcast series. Today we have a very special guest, Assistant Commandant Sunil, who will be sharing his inspiring journey of cracking the UPSC CAPF exam. सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सुनील, सो आप अपने बैकग्राउंड और मोटिवेशन के बारे में थोड़ा हमें बताइए अपने एस्पिरेंट्स के लिए। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा सर। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर मेरा गांव पड़ता है। एंड स्कूलिंग मैंने की है जवाहर नवोदय विद्यालय से। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने की है रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है। साइकोलॉजी में नेट एंड गेट भी क्वालिफाइड है। आफ्टर दैट मैंने हिंदी साहित्य में भी मास्टर्स किया है और करंटली मैं फिलोसफी में मास्टर्स कर रहा हूँ। इससे पूर्व 4 साल मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब की एज ए क्लर्क। और अभी मैं एज ए ट्रेनी असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ के साथ हूँ। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सुनील, आप हमें थोड़ा बताइए कि आपने जब सीएपीएफ के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपका मोटिवेशन क्या है? एक्चुअली सर, बचपन से ही ये था कि फौज में जाना है। आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल लाइफ। फर्स्ट डे मैं स्कूल में गया, टीचर ने पूछा बेटा नाम क्या है, मैंने नाम बताया। और थोड़ा बहुत पूछ के उन्होंने पूछा बड़े होके क्या बनोगे। मैंने कहा फौजी बनना है मुझे। आई वॉज वेरी क्लियर। तो उसके बाद उन्होंने नाम ही फौजी रख दिया। गांव में अब भी सब फौजी बुलाते हैं मुझे। मैं फौजी सीएपीएफ क्लियर होने से पहले ही वो लोग फौजी बुलाते थे। तो वहीं से वो मोटिवेशन कंटिन्यूअसली चलता आ रहा था कि जानना है तो फोर्सेस में ही जाना है। तो मैंने डिफेंस फोर्सेस के लिए ट्राई किया। 10 बार एसएसबी इंटरव्यू दिया है मैंने। और अनलकीली मेरा वहां पर नहीं हो पाया। देन आफ्टरवर्ड जो नेक्स्ट चीज थी वो सीएपीएफ थी। ये लास्ट अटेम्प्ट था और लकीली हो गया मेरा यहाँ पर। अच्छा अच्छा, काफी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। सुनील, आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपकी हम्म। क्या स्ट्रेटजी रही? मतलब कि जब इनिशियल स्टेप्स क्या थे जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया? एक्चुअली सर, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2019 में। और उस टाइम सीएपीएफ मेरे माइंड में ना हो के मेरे माइंड में थे सीडीएस। फोर्सेस में आर्मी का बड़ा क्रेज था सर, हमेशा से। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो जो बेस डेवलप हुआ एक्चुअल में, एक्चुअली ये जो एग्जाम्स है इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो मुझे लगती है, वो है कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है। तो 2019 टू 2022-23 तक मैंने 10 एसएसबी भी दिए। तो उस दौरान धीरे 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 ग्रेजुअली मेरी प्रिपरेशन होती रही। तो 2022 और 23 में मैंने स्पेसिफिकली सीपीएफ के लिए पढ़ा। तब मैं थोड़ा और डीप गया, सीडीएस से थोड़ा और डीप जाके। और सबसे पहले मैंने कवर किया बेसिक बुक्स। एनसीईआरटी जिसको हम बोलते हैं वो मस्ट है। मैंने 6 to 12 की जो भी रिलेवेंट एनसीईआरटी थी वो सारी उठा के पढ़ी। उसके बाद जो बेसिक बुक्स थी वो पढ़ी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके फिर बाद में मैं नोट्स वगैरह पर भी स्विच हुआ। तो इस तरीके से ग्रेजुअली प्रिपरेशन रही सर इसके रिगार्डिंग। अच्छा अच्छा। और सुनील, आपने जैसे जिक्र किया कि नोट्स, तो कैंडिडेट हम्म। एस्पिरेंट्स को ये मतलब कि हमेशा ही डाउट रहता है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएं, न्यूज़पेपर के नोट्स या फिर बुक्स के नोट्स। तो आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि कैंडिडेट्स को जिससे मतलब कि थोड़ा गाइडेंस मिल सके। सर इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे मान लो मेरे पास 4 ही महीने हैं या 6 ही महीने हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और मैं नोट्स बनाने बैठ गया तो फिर तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर समय है आपके पास तो आप नोट्स बनाइए, छोटे नोट्स। उसमें भी एक चीज और है। जैसे मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई, थोड़ा शॉर्टकट लिया मैंने क्या किया कि जो कोचिंग एकेडमीज है या फिर कोई और अच्छा रिसोर्स मटेरियल है या फिर कोई बुक है। जैसे मैंने ओनली आईएएस करके है एक कुछ प्लेटफॉर्म कोचिंग है शायद, उनके वहां से मैंने नोट्स उठाए। और कुछ प्रीवियस कैंडिडेट्स थे जिन्होंने डिजिटल नोट्स बना रखे थे, मैंने अपने आईपैड में डाल दिए।
और फिर मैंने क्या किया कि उनको मॉडिफाई किया अपने अकॉर्डिंग, अपने कीवर्ड्स डाले, अपने रिमार्क्स डाले, जहां जहां मुझे जैसे जैसे चीजें लगी सूटेबल करके और अंडरलाइन करके चीजें ऐड ऑन करके, तो मेरे काफी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन गए। वो दूसरों से उठाया था मैंने बेस उनका, बट बाद में जाके वो मेरे नोट्स हो गए। तो ये जो शॉर्टकट मैंने ट्राई किया ये काफी कारगर रहा मेरे लिए। तो ये चीज ट्राई कर सकते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम स्मार्ट नहीं बनेंगे तो फिर क्या फायदा है हमारे हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड ये सब चीजें आने की। तो इनका यूज करना चाहिए नोट्स बनाने में तो खासकर, क्योंकि टाइम भी बचेगा और हम कैरी भी कर सकते हैं चीजों को। अच्छा। हाँ सुनील, तो आपने जैसे जिक्र किया कि अ, हम्म, जैसे कैंडिडेट आज के टाइम पे एक बड़ा चैलेंज कैंडिडेट्स को ये होता है कि मार्केट में मटेरियल तो बहुत अवेलेबल, लेकिन उसमें से कौन सा पढ़ना यस सर। चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमेशा डाउट रहता है कि इसको भी पढ़ लें कि या वो यस भी सर। कवर करना पड़ेगा। तो मतलब कि इसमें हाँ हाँ सर। कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। एक्चुअली हाँ सर, नहीं ये बिल्कुल सही बात है सर, इतना ज्यादा मटेरियल है ना, बाढ़ आई हुई है मटेरियल की। तो सबसे पहले तो जब भी एक एक दिक्कत और मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इससे हटके है, हम बिना चेकअप किए कि हमारा लेवल क्या है हम आग में कूद पड़ते हैं। हम नहीं देखते कि मेरे को कितना आ पा रहा है और हम सीधे घुस जाते हैं मटेरियल उठा के। तो हमें स्टार्ट करना चाहिए हमारा बेसिक देख के, और फिर स्टार्ट करना चाहिए बेस्ड, फाउंडेशन डेवलप करनी ही पड़ेगी सर उसके लिए। एनसीईआरटी करें या कोई और बेसिक बुक्स है वो करके, उसके बाद हमें जरूरत है कि हम फिर सिलेक्टिव मटेरियल देखें। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखना पड़ेगा। और उसमें भी ये है, कैंडिडेट टू कैंडिडेट भी वेरी कर जाता है। जैसे मेरे को सच्ची बताऊं तो मेरे को ओनली आईएएस वाला है, मुझे नहीं पता था वो क्या करते हैं कैसे, मुझे ज्यादा पता भी नहीं उनके। मैं रेंडमली सर्च कर रहा था, मुझे उनका कंटेंट मिला, बड़ा क्रिस्पी था, मेरे को वो जम गया। उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि हर एक मटेरियल वो एक फिक्स फॉर्म में होता है, हर एक कैंडिडेट के लिए सूटेबल नहीं होता वो। हमें जो भी मटेरियल है मार्केट में उसको अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से हम सीखते हैं चीजों को, उसके अकॉर्डिंग हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो मतलब जब तक उसमें कुछ हम अपना नहीं डालेंगे ना, तब तक चीजें याद नहीं रहती, समझ नहीं आती अच्छे से, पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स और ये चीजें। तो मटेरियल है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के हल्का फुल्का, एक दो चैप्टर या एक पेज दो पेज, तो तब कैंडिडेट को समझ आ जाता है जब हम पढ़ते हैं कि ये मेरे हिसाब से जाएगा, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो वैसा मटेरियल हमें उठाने की जरूरत है, और वो हर एक कैंडिडेट के लिए अलग अलग है। अच्छा अच्छा, काफी काफी इंसाइटफुल आपने पॉइंट्स बताए हैं, तो आई होप एस्पिरेंट्स के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। सुनील, एक सारे एस्पिरेंट्स जो एक मतलब चैलेंज फेस करते हैं, वो ये रहता है कि हमने पढ़ तो लिया, अब रिवाइज कैसे करें इसको। ये तो सर। उसके बारे में आप बताइए थोड़ा कि आपने क्या मतलब स्ट्रेटजी लगाई रिवीजन के लिए, कि ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट और मोर यूजफुल। सही बात है सर, रिवीजन की है सर किसी भी एग्जाम की। जैसे कई बार हम देखते हैं सर, ट्रेकिंग पे जाते हैं हम लोग, तो कई बार एक डॉग हमारे साथ 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 चलने लग जाते हैं वहीं से, देखा होगा हर किसी ने। तो वो क्या करते हैं कि कहीं एक झाड़ी आएगी वहां चक्कर लगा देंगे दो चार, ठीक है, या कुछ और अपने लैंडमार्क छोड़ते हुए जाते हैं। तो रिवीजन में भी वही है कि हमें जब चीजें हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ न कुछ अपना पर्सनल टच छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे फैक्ट्स हैं, सारी नई चीजें हैं, तो हमारा दिमाग रिटेन नहीं कर पाता उनको। तो जब पर्सनल चीज, अब जैसे मैं अपने नोट्स में छोड़ देता हूँ, जैसे इकोनॉमी के नोट्स पढ़ रहा था मैं, तो मैंने उसमें चीजें ऐड की कि अच्छा नानी ने 100 रुपए दिए, उसने इतने रुपए दिए, इन दोनों को मिला के ये बन गया, तो मेरे पर्सनल लैंडमार्क्स वहां पे रह गए। तो फिर मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा बाद में। रिवीजन ना करने का सबसे बड़ा कारण है कि बोरिंग हो जाता है वो। मैक्सिमम लोगों की ये दिक्कत है कि यार कल ही तो पढ़ा था, अब कौन फिर से पढ़े इसको। तो जब तक हम कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फनी, कुछ विटी चीजें वहां पर नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा मन ही नहीं करेगा। तो हमें कुछ ऐसा उसमें डालना पड़ेगा कि हमारा मन करे उसको पढ़ने में, फिर से पढ़े तो मजा आए कि यार ये तो इंटरेस्टिंग है।
तो वो चीजें डालने की जरूरत है एक तो रिवीजन में। और दूसरा ये है कि उसको हफ्ते में 10 दिन में, वो सभी लोग बताते ही हैं कि हर हफ्ते रिवाइज करो, आज वाला कल पढ़ो, और फिर एक महीने में रिवीजन करो। जो बेसिक रूल्स जो हर कहीं लिखा जाता है, बताया जाता है, वो भी फॉलो करना चाहिए। बट पर्सनल टच रहना चाहिए हर जगह। यस सर। ठीक है सुनील। तो एक और मतलब कि कंफ्यूजन रहता है कैंडिडेट्स के बीच में, कि कोचिंग प्रोग्राम को हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या सेल्फ स्टडी से ही हमें मतलब कि प्राइमरीली फोकस रहना चाहिए। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैंडिडेट्स को मतलब कि इस एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है, तो इसमें कितना यस रोल सर, राइट सर। कोचिंग प्रोग्राम का मतलब कि मान सकते हैं, सेल्फ स्टडी का क्या रोल रहता है? सर तो सर सबसे पहले तो मैं खुद का बताऊंगा सर। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली सर। मतलब पर्सनली मेरे को कॉन्फिडेंस कह लो या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, ऐसा कुछ था कि नहीं, या जिद थी एक कि मुझे कोचिंग नहीं लेनी है। फायदे होते हैं इस चीज के, नो डाउट, बट मुझे खुद से जिद थी कि मेरे को सेल्फ स्टडी से खुद ही धक्के खा के करना है। उसका मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मेरे को 4 साल लग गए ये एग्जाम क्रैक करने में। मेरा चौथा और लास्ट अटेम्प्ट था, और इस बार नहीं होता तो फिर इट वॉज गॉन। तो कोचिंग लेने और ना लेने का ये है कि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट ही जीरो से, आपको चीजें समझ नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे पता है कॉलेज स्कूल टाइम में मैं अच्छा स्टूडेंट था। 6 to 12 का मेरा बेसिक बड़ा अच्छा था, काफी लाजवाब था, मुझे दिक्कत ही नहीं आई कहीं उस चीज को खुद पढ़ने में। तो अगर वो चीज वीक है, तब तो हमें कोचिंग का सहारा ले लेना चाहिए, वही चीज रहती है। तो उसके लिए क्या है, पहले हमें अपना लेवल चेक करना पड़ेगा कि हम स्टैंड कहाँ पर करते हैं, फिर ये डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा सर आपने बताया गाइडेंस का। गाइडेंस बड़ी जरूरी है। कोई एक बंदा होना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो, जो बता सके आपको कि ऐसे ऐसे करना है, ये चीजें पढ़ो, इस तरीके से होगा। तो हाँ, गाइडेंस मेरे पास थी। एक भैया थे मेरे, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे करके करना, ये चीजें करना, और तेरा इस तरीके से करेगा तो हो जाएगा। तो वो गाइडेंस मेरे बड़ी काम आई। हाँ, कोचिंग का ये है सर कि अगर बेसिक्स वीक है देन आप डेफिनेटली जाइए, बट अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा। तो सुनील, आपने कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज या कोई टेस्ट सीरीज फॉलो किया हो जिससे मतलब कि फायदा, मतलब कि पर्टिकुलरली हेल्पफुल रहा हो कुछ, तो आप उसके बारे में हमें शेयर कीजिए। अगेन सर, इसमें भी वो है कि पर्सनली मैंने यूज नहीं किया कुछ अपना सर। मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर्स थे तो वो मैंने बड़े अच्छे से किए। तो उनसे मेरे को काफी हेल्प मिली कि प्रीवियस ईयर मैंने किए, क्योंकि मेरा क्या था सर, 9 to 5 जॉब भी रहती थी। तो मुझे इतना ही टाइम मिलता था कि मैं सुबह शाम ही इसकी प्रिपरेशन कर सकूं। और ये मेरी मिस्टेक भी रही कि मैंने प्रॉपर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। अगर मैं वो ज्वाइन करता पिछले साल, पिछले ईयर्स में, तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाता। क्योंकि मेरे साथ दिक्कत क्या रही, पेपर 2 कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ मेरा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। प्रैक्टिस करता कहाँ से, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही नहीं की। तो वो मेरे से काफी बड़ी मिस्टेक रही इसमें। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज्वाइन कर लेना चाहिए जहां से रेगुलर प्रैक्टिस होती रहे। और मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैंने इस फाइनल अटेम्प्ट में आके भी कोई टेस्ट सीरीज या किसी इस तरीके की चीज कोई ज्वाइन नहीं की जहां से मुझे रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर इवेल्युएशन मिल सके। हाँ, इवेल्युएशन के लिए मैंने क्या किया था कि मेरे दोस्त थे लिटरेचर से, डीयू से पास आउट, एक मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में है। तो मैं इन लोगों को अपना कंटेंट लिख के भेजता था और ये एनालिसिस कर देते थे। तो पेपर 2 में मेरे 98 मार्क्स हैं, तो वो मेरा ठीक ठाक कवर हो गया था, क्योंकि मेरा एनालिसिस करने वाले लोग मेरे पास थे। बट ये मिस्टेक मैंने की। और मैं सजेस्ट यही करूंगा कि प्रैक्टिस के लिए कैंडिडेट्स को कुछ ना कुछ है, रूटीन बन जाए, कुछ ना कुछ सोर्स उठा लेना चाहिए, बेशक टेस्ट सीरीज हो या कुछ और हो, कि रेगुलर प्रैक्टिस
और इवेल्युएशन उनका चलता रहे। अच्छा सुनील, जैसे आपने बताया कि आज एज ए वर्किंग मतलब कि आपने ये प्रिपरेशन साथ में की, तो काफी मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, में काफी मोटिवेशनल मतलब की है। अ, मैं मतलब कि ये जानना चाह रहा हूँ कि एक जैसे आपने बताया एनसीईआरटी की बुक्स आपने 6 to 12 का मतलब कि पहले फर्स्ट स्टेप इज कि यस सर। उनको कवर यस सर। करना है। उसके अलावा भी हाँ सब्जेक्ट सर। स्पेसिफिक और पेपर स्पेसिफिक आप कोई एसेंशियल बुक्स या कोई रिसोर्सेज जो शेयर कर सकते हैं कैंडिडेट्स के बेनिफिट्स के लिए? हाँ सर। जैसे अगर सीएपीएफ के परस्पेक्टिव से बताऊं तो एक बड़ा पोर्शन रहता है इसमें। जैसे बाकी सारा कंटेंट तो मिल जाता है, जो सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वही मोर और लेस ओवरलैप होता है, क्योंकि सीएपीएफ सीडीएस और सीएससी का एग्जाम है, उनके बीच का रास्ता है। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, एक तो साइंस वाला पोर्शन है जो अलग है, और देन है दूसरा रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज वाला। मैथमेटिकल एबिलिटीज के लिए तो सिंपल सा है, आप पिछले 10-15 सालों के जो पेपर हैं उनके पीवाईक्यूज कर लीजिए। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एबिलिटीज में आपका सब कुछ हो जाएगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, साइंस। साइंस के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जो कि आर्ट्स वालों के लिए पॉसिबल हो नहीं पाता, एक बहुत ही बड़ा सा टास्क हो जाता है। तो इस चीज के लिए मैंने उनकी बुक देखी थी। एवीकेएस वालों ने एक पीडीएफ डाली हुई थी कहीं, एवीकेएस कोई कोचिंग है, तो उन्होंने ठीक ठाक चीजें कवर कर रखी थी, तो वो मैंने पढ़ के देखी थी। और मैं खुद हूँ साइंस बैकग्राउंड से, तो वो मेरा जनरल बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन ही था मेरा। बट उन्होंने काफी कंप्रीहेंसिवली चीजें कवर की हुई थी उसके अंदर। बट ज्यादा अच्छा मटेरियल अभी भी है नहीं मार्केट में, स्पेशली साइंस के लिए। तो वो अगर आपकी कोचिंग या कोई और कोचिंग ले आए एस्पिरेंट्स के लिए, तो वो बड़ा अच्छा होगा। बाकी सारा तो सिलेबस सेम ही है जो मार्केट में अवेलेबल है ही, जो जनरली सीएससी और सीडीएस के लिए लोग बात करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली मटेरियल तो खूब अवेलेबल है लेकिन उसको फिल्टर बहुत करते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत एक्स्ट्रा ही है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल है। हाँ, लेकिन उसको बेसिकली अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा फिल्टर हाँ रिलेवेंट निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, सही बात है सर। अच्छा, तो सुनील, जैसे कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर करते हैं, हम्म। उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहता है कि एक टाइम जो होता है एग्जाम के लिए वो एक हम्म। लिमिटेड टाइम होता हाँ है, और सर। टाइम को मैनेज एफिशिएंटली मैनेज कैसे करें फॉर बेस्ट आउटकम। तो इसके बारे में आप बताइए कि यू मीन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम और ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम सर? ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम बेसिकली जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? हाँ सर। इसका तो सर, जैसे मैं बीएसएफ का ही एग्जांपल दूंगा सर। हमारे पास कितना, दिन में 24 ही घंटे होते हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे अगर मैं, ये टाइम मैनेजमेंट है ना सर, यहाँ पे अभी मेरे को ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पे आके एहसास हुआ कि ये हमारे मन का भ्रम होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा। ये लोग हमें सुबह 4 बजे उठा देते हैं, रात को 9:30 बजे फ्री करते हैं, और दिन में हमें इतनी सारी एक्टिविटीज करवा देते हैं जितनी हम 15 दिन में भी ना करें। तो यहाँ पे आके समझ आ रहा है कि टाइम मैनेज करना हमारी विल पावर के ऊपर है। अगर हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी विल पावर वीक है, हमारा पर्पस वीक है, या फिर जो भी मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, इंट्रिंसिक हो चाहे या एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हो, वो कहीं ना कहीं वीक है। दूसरा ये है कि प्रिपरेशन के टाइम में जनरली दिक्कत क्या आती है टाइम मैनेजमेंट में, कि हम इधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हैं ज्यादा। तो मैं क्या करता था कि मैं अपना फिक्स कर लेता था कि कल मेरे को इतना पढ़ना है पहले से, और उसका चाहे कुछ ही हो, मेरे को उतना पढ़ना है, और उतना ही पढ़ना है। उतना पढ़ के उसको साइड में रखो, फिर खूब मस्ती, यहाँ घूमने जाओ वहां घूमने जाओ। खूब मौज मस्ती की मैंने, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस भी मैनेज हो गया उसमें। तो सारा खेल यहाँ से है विल पावर का, टाइम मैनेजमेंट का जो है, कि ठान लिया कि मेरे को इतना करना है तो करना है, नो इफ बट, कुछ नहीं बस। तो ये थोड़ा सा हमें खुद के ऊपर सख्त होना पड़ेगा कि करना है तो करना ही है ये इतना।
तो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है फिर टाइम। ठीक। हाँ 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 सुनील, तो फिर ये तो जैसे आपने बताया कि बेसिकली ये विल पावर का मतलब की है, या हाँ एफिशिएंटली सर। टाइम मैनेजमेंट का है, या हमारे जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं उनमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो उससे मतलब कि हम्म। हमें इंस्पायर होते रहना चाहिए। अ, हाँ सर। में जब एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड सा लगता है, साथ में रिवीजन भी हम्म। बहुत बार करना होता है, और सिलेबस काफी ह्यूज होता है, तो हाँ सर। ऑटोमेटिकली हाँ। स्ट्रेस मतलब कि स्ट्रेस और प्रेशर की सिचुएशन मतलब कि कैंडिडेट्स को फील होती है। तो उसके लिए मतलब हाँ कि सर। बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए? कुछ हॉबीज के बारे में बताइए, या फिर मतलब कि क्या रखना चाहिए? हाँ सर, एक जवाब तो आपके क्वेश्चन में आ ही गया सर, हॉबीज। तो हॉबीज होनी चाहिए सर, बिल्कुल। अगर कुछ लोग, जनरली मैंने देखा है कि इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं लोग और तब सोच रहे होते हैं कि मैं हॉबीज में लिखूं क्या। तो मैं मेरे को खुद को बहुत स्ट्रेस होता था, क्योंकि मैं इतने सारे अटेम्प्ट दे चुका था और ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। और एक जो मैं 4 साल की उम्र से ड्रीम कर रहा था कि मेरे को यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है, तो इट वाज गोइंग टू बी सेटल्ड आफ्टर दैट अटेम्प्ट। तो बहुत स्ट्रेस था। मैं क्या करता था, मैं रनिंग करने निकल जाता था, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। कि ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जितना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है उतनी लंबी रनिंग। तो पूरा सब कुछ वो हो जाता था। ये एक चीज थी। इस तरीके से हर कोई अपने अकॉर्डिंग, जिस काम में जिसको इंटरेस्ट आता हो। और ठीक है सुनील, तो जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो गया, टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, आप कुछ ऐसा बताइए जो कि जब कैंडिडेट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या वो कर रहा होता है, तो इस एग्जाम के लिए जो यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम है उसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स क्या है? क्या मतलब कि जनरली कैंडिडेट कॉमन मिस्टेक कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको मतलब कि फाइनली सक्सेस नहीं मिलता है, और जो मिस्टेक्स मतलब कि नहीं करेंगे तो मतलब कि वो काफी सक्सेसफुल रहेंगे? तो आप इसके बारे में बताइए अपना एक्सपीरियंस के बेस पे कि क्या करें, मतलब कि क्या रहना चाहिए। गलती ये करते हैं सर कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, स्मार्ट वर्क नहीं करते। हम लोग क्या अंधों की तरह सर मारने लग जाते हैं कि इस किताब को भी पढ़ डालूं, इसको भी पढ़ डालूं, इसको भी रट डालूं। सेलेक्टिव मटेरियल, बार बार रिवीजन, और अच्छी गाइडेंस। एक बंदा चाहिए जिसको नॉलेज हो, क्योंकि कर तो हम खुद भी सकते हैं, बट खुद करने में क्या है कि वही सारी चीजें हमें खुद करके देखनी पड़ेगी। बट अगर किसी को एक्सपीरियंस है, जिसने वो चीज की है पहले, तो उसको पता है कि ये गलतियां हैं यहाँ यहाँ पे है। तो एक तो गाइडेंस लेने में कभी नहीं शर्माना चाहिए। जो गलती मैंने की बहुत, कि यूं ईगो में कि खुद ही करना है, खुद ही करना है। और दूसरा ये है कि रेगुलर स्टडीज करनी चाहिए। यूं नहीं कि आपने आज की, फिर 4 महीने नहीं की, फिर वो छूट गया। तो एक टच है, कंटिन्यू टच है, वो बना रहना चाहिए पढ़ाई से। एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट अगर हमारा वैसा है जैसा हमें चाहिए इस एग्जाम के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो हमारे अंदर आती रहती है आपस में डिस्कशन से और इन चीजों से। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। तो ये इन चीजों को खासकर ध्यान रखना चाहिए। और रिवीजन नोट्स ये तो है, और स्मार्ट वर्क करना चाहिए। पीवाईक्यू एनालिसिस करो, खुद को समझो, मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ्स है, कौन सी वीकनेस है, एग्जाम का ट्रेंड कैसा आ रहा है। तो यहाँ से थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, घुटनों से थोड़ा कम, स्मार्ट वर्क थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो सुनील, जैसे आपने मेंशन किया कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, तो हम यदि ट्रेस करें तो अभी करंटली पैटर्न में मतलब कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, मतलब कि या कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में एग्जाम मतलब पेपर सेट होते हैं, तो आप उसके बारे में बताइए थोड़ा। करंटली अभी मैंने प्रीवियस ईयर के लिए के एग्जाम के रिगार्डिंग डिस्कस किया, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सीएससी की तरफ ज्यादा वो हो रहा है। पहले क्या था ट्रेंड, कि सीडीएस का और सीएपीएफ का लेवल सिमिलर सा था।
अब लेवल थोड़ा बढ़ने लगा है सीएपीएफ का, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होने लग गया है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिसके लिए अपियर होने लग गए हैं। तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है वो अभी राइज हो रहा है, और इंक्लिनेशन थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के सीएससी की तरफ जाता जा रहा है। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट स्लाइटली उस तरफ शिफ्ट हो रहा है अभी एग्जाम पैटर्न। ठीक है। ठीक है सुनील, जैसे आपने बताया कि बेसिकली गाइडेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। दूसरा, हमें मतलब कि ये भी देखना है कि हमारी क्या गलतियां रहती हैं एग्जाम प्रिपरेशन में। जैसे। हमें वो गलतियां नहीं करनी है, वो मिस्टेक्स नहीं रिपीट करनी है जो जनरली कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। और यस एक ह्यूमन मतलब कि रादर देन लर्निंग फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक, वी शुड आल्सो लर्न फ्रॉम अदर्स। सर। यस सर। तो वो काफी इम्पोर्टेंट रहता है। तो सुनील, आप ये बताइए कि प्रिपरेशन हो गया, एग्जाम हो गया, पेपर वन पेपर टू कंडक्ट हो गया, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट स्टेज आता है इस यूपीएससी सीएपीएफ के लिए, वो है पर्सनालिटी टेस्ट। तो उसके यस सर। बारे में थोड़ा मतलब कि मेंशन कीजिए। हाँ ओके सर, तो बेसिकली जो सीएपीएफ का पर्सनैलिटी टेस्ट रहता है, सीएपीएफ का और सीएससी का सेम बोर्ड होता है, वही सेम लोग होते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं रहता। पर्सनैलिटी का ये है कि लंबा टाइम लगता है इसको डेवलप होने में। आप यूं नहीं कि कोई जाके कहे कि मैं 1 महीने में आपकी तैयारी करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। वो सब झूठी बातें हैं। अगर आप पहले से ही चीजें कर रहे हैं अच्छे से, तभी वो चीजें निकल के अच्छे से आएगी। तो सबसे लंबा जो टाइम चाहिए किसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए, वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन जब पहले दिन हम लोग सोचते हैं कि मेरे को इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तभी से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट उससे भी बहुत पहले वो चीजें शुरू हो चुकी होती है, जब हम लोग स्कूल में या कॉलेज में होते हैं और अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं। तो वो वहीं से डेवलप हो रही होती है। तो वो एक लंबा प्रोसीजर है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म क्या है कि जब पर्सनैलिटी टेस्ट पास आ गया, फिर जो डेवलप होना था वो तो हो गया। उस टाइम वही है कि हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर थोड़ा वर्क कर लें। तो कई बार दिक्कत क्या आती है कि नॉलेज तो होती है, हमें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर वहां जाके ऐसा स्ट्रेस में वो हो जाता है कि बोल ही नहीं पाते। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, और मॉक टेस्ट लगा लेने चाहिए। जिनको थोड़ी दिक्कत आती है, हिचकिचाहट होती है, तो एक बार मॉक लगा लिए, 2 3 4 जगह मॉक लगा लेते हैं, तो उससे क्या है कि इंसान थोड़ा खुल जाता है, खुल के जवाब दे पाता है, और अंदर से डर होता है वो भी निकल जाता है। तो ये चीजें थोड़ी करनी चाहिए। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है पर्सनैलिटी टेस्ट में, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सवाल आते हो ना आते हो चीजें हैंडल हो जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट मेरे को लगता है पर्सनली, वो है कि जब आप इंटरव्यू रूम में घुसो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो आपकी चाल से, चेहरे से, हर जगह से झलकना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मेरे को पर्सनली लगता है। ठीक है। सुनील, जैसे आपने बताया कि बेसिकली जब पर्सनालिटी टेस्ट क्लोज होता है, जब इंटरव्यू स्टेज, आप इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आता है, तो मॉक लगा लेने चाहिए, जिससे यस आपकी सर। बेस्ट ऑफ द पर्सनालिटी उभर के आए, और बोर्ड को आप मतलब कि बोर्ड को आप प्रेजेंट कर सके, वो इम्पोर्टेंट हाँ है। सर। और साथ में यस जैसे सर। कॉन्फिडेंस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हाँ सर। है। ये बेसिकली कल्टीवेट की जा सकती है बाय सम मॉक सेशंस, या फिर हाँ। प्रैक्टिस उससे किया जा सकता है। अ, ठीक है सुनील, तो फिर नेक्स्ट है कि सीएपीएफ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट स्टेज रहता है फिजिकल टेस्ट। यस तो सर। फिजिकल टेस्ट जो क्रूशियल पार्ट है फिजिकल टेस्ट फाइनल सिलेक्शन के लिए, उसके लिए आप थोड़ा एस्पिरेंट्स को गाइड कीजिए कि उसमें मतलब कि क्या करना चाहिए। हाँ सर, तो बेसिकली फिजिकल रहता है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उससे पहले का स्टेप रहता है सर। बड़ा सिंपल सा फिजिकल होता है, बहुत ही आसान सा। 800 मीटर की रनिंग, 100 मीटर की रनिंग, थोड़ा 10 11 फीट का लॉन्ग जंप रहता है, और शॉर्ट पुट थ्रो रहता है। तो अगर कोई इंसान हल्का सा भी 1 1.5 महीने भी रनिंग वनिंग कर रहा है, थोड़ा इधर उधर हिल हिल डुल लेता है, तो बड़ा स्मूथली क्लियर हो जाता है। मतलब
अगर आप में बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत नहीं है फिटनेस को लेके, तो नॉर्मली क्लियर हो जाता है। 800 मीटर की दौड़ है, वो हर कोई कर सकता है। आपको 1 महीना भी अगर तैयारी कर ली किसी ने तो वो कर जाता है। एक दिक्कत आती है फिजिकल में, वेट की। जनरली लोग ओवर वेट मिलते हैं और फिर वो लास्ट में जाके भागा दौड़ी करते हैं कि वेट कम करूं, वेट वेट कम करूं, वेट कम करूं। उस चक्कर में वीकनेस आ जाती है और हर एक इवेंट में परफॉर्मेंस फिर डाउन चलती जाती है। तो जब हमें पता है कि हमारा रिजल्ट आ गया है, हमारा फिजिकल होना है, रोज आप 15 मिनट दे दीजिए फिजिकल एक्सरसाइज को, बस आपका फिजिकल गारंटीड क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रिजल्ट आने के बाद आराम से 1 1.5 2 महीना रहता है। और अगर 15 मिनट भी रोज की एक्सरसाइज कोई इंसान कर रहा है, जी लगा के मेहनत से अच्छे से, देन उसका फिजिकल आराम से क्लियर है। बड़ा इजी फिजिकल होता है। अच्छा। तो सुनील, जैसे जो ये एग्जाम है, इसके लिए जैसे पहले रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद में इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, फिर फाइनली फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल रहता है। तो जनरली क्या टाइम रहता है इनके बीच में, कि इंटरव्यू के लिए कितना टाइम मिलता है और फिर बस फिजिकल टेस्ट के लिए क्या रहता है? एक्चुअली इंटरव्यू के कॉल से पहले फिजिकल का कॉल आता है। अच्छा। हाँ। तो होता क्या है कि जैसे जुलाई में हम एग्जाम देते हैं, जुलाई या अगस्त, अगस्त का जो पहला वो है उसमें। उसके बाद फिजिकल है वो स्टार्ट होते हैं दिसंबर से। रिजल्ट आ जाता है एक एग्जाम के 1 1.5 महीने के बाद। दिसंबर से फिजिकल रहते हैं। देन अप्रैल एंड मई के आसपास रहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। दिसंबर और जनवरी में चलते हैं फिजिकल। फिजिकल के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आराम से 1 1.5 2 महीने तक मिल जाते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम है। मेडिकल सॉरी, वो फिजिकल टेस्ट है उसके लिए भी इनफ टाइम रहता है। देन अप्रैल मई में हमारे वो रहेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट। उसके बाद रिजल्ट आता है जुलाई के पास जाके। तो लगभग 1 साल का प्रोसीजर ये पूरा चलता है। और हर एक स्टेप से पहले लगभग 1.5 या 2 महीने मिलते ही मिलते हैं हमें। काफी सफिशिएंट टाइम मिलता है हाँ, बेसिकली बहुत बहुत टाइम देते हैं। और इंटरव्यू स्टेज के लिए। हाँ। सुनील, आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। तो आपने जैसे ये यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम क्लियर किया है, यू हैव अचीव्ड माइलस्टोन। कैन यू टेल अस कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान विद इन सीएपीएफ एंड बियॉन्ड? कैन यू गिव सम इंसाइट्स अबाउट फ्यूचर प्लान्स? ओके सर। विद इन सीएपीएफ तो ये है सर कि अभी अभी मैं ट्रेनिंग पर हूँ सर। तो बड़े अच्छे से ट्रेनिंग फिनिश करनी है एंड देन जहां भी मेरी पोस्टिंग आती है पीएसएफ के अंदर, वहां पूरे डेडिकेशन के साथ सर्व करना है, अपना 100% देना है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहना। मेरा क्लियर है कि दिस इज व्हाट आई वाज वांटेड, आई वाज वांटिंग। ठीक। और ये मेरे को मिल गया है, इसमें अपना 100% देना है। बियॉन्ड दिस में है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। तो यहाँ आने से पहले ही मैंने अपना अगला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों के साथ मिलके गांव में हमने एक स्कूल ओपन किया है। और पिछले 1 साल से वहीं पर लगा हुआ था मैं। उसको धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे थे। तो वो चीज चल रही है वहां पर। अभी ओपनिंग होने वाली है स्कूल की। इसके अलावा सोशल सर्विस में काफी इंटरेस्टेड हूँ मैं। तो गांव में हम, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लाइब्रेरी रन करते हैं। प्लांटेशन ड्राइव्स हो गई और कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, ड्रग डी एडिक्शन पर अवेयरनेस हो गई, अलग अलग इस तरीके के बहुत सारे इवेंट्स हैं। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स वो सब अपने दोस्तों के साथ हमारी जो टीम है उसमें हम लोग करते रहते हैं। तो उस फील्ड को मुझे टाइम देना है और ज्यादा, कि क्योंकि अकेला कुछ करने का कोई मतलब नहीं है जब तक मेरे साथ के लोग, मेरे गांव के लोग मेरे को बड़े पसंद है। जब तक मेरे गांव के लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ या मुझे मिल रहा है उसका, तब तक इट्स ऑल यूजलेस। तो वहां काम करना है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा। सुनील, हमें जानकर बहुत ही खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है कि आप अपने गांव के लिए और आप अपने साथियों के लिए
करना चाहते हैं, आप सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं, स्कूल है भी, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, उन उनमें भी आप मतलब कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तो काफी ही इंस्पायरिंग है। सुनील, आप जैसे आपने प्रिपरेशन किया, आपका ये फोर्थ अटेम्प्ट था, उससे पहले भी आपने दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया था, अभी आप प्रेजेंटली ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कैंडिडेट्स को बताइए कि मतलब कि इज दिस जर्नी वर्थ, हाउ आर यू फीलिंग, कि यहाँ आने के बाद में आपको कितना अच्छा लग रहा है, जिससे जो एस्पिरेंट्स हैं वो और ज्यादा मोटिवेटेड रहें, और ज्यादा इंस्पायर्ड रहें, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली सर मैं जर्नल राइटिंग करता हूँ, तो रोज डायरी लिखता हूँ, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है लिटरली, दिस इज द प्लेस वेयर माई सोल बिलोंग्स। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू डिफाइन इट फर्दर। सो अच्छा। अमेजिंग, बहुत ही शानदार, वर्थ इट है। इससे मतलब आई हैव नो वर्ड्स, दिस इज द बेस्ट आई हैव एवर फेल्ट आफ्टर माई स्कूल डेज। काफी अच्छा, काफी अच्छा। तो सुनील, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं सीएपीएफ एग्जाम के लिए, उनके लिए आपका कोई फाइनल मैसेज जो आप देना चाहें फॉर द प्रिपरेशन जर्नी। फाइनल मैसेज, आई नीड टू थिंक अबाउट। फाइनल मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि थोड़ा स्मार्टली मेहनत करेंगे ना, हो जाएगा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम गलती ये करते हैं कि गलत तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं। सही तरीके से स्मार्टली मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अपनी हॉबीज हम लोग रखें, जिन पे हम लोग साथ साइड बाय साइड काम करते रहें, जो चीजें हमारी लाइफ को इंजॉइंग बनाती रहेंगी। एक, हाँ, लाइफ एक ही है, इसको जीना है हमें। एग्जाम एक जगह पहुंचने का जरिया है, हमें इसको सर्वे सर्वा नहीं बनाना है। अगर आप मेरे प्रोफाइल पर जाएंगे, एक्सपीरियंस को मैं बताऊंगा, तो आप देखेंगे पिछले 3-4 साल से मैं इतने अटेम्प्ट दे रहा हूँ, बट अगर मेरे सोशल मीडिया हैंडल को आप देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये बंदा पढ़ता भी होगा। सोलो ट्रेवलिंग, साइकिलिंग, मैराथन रनिंग, फुटबॉल मैचेस, सोशल वर्क, ये वो दुनिया जहान की चीजें मैंने की पिछले 4 सालों में, प्रिपरेशन के साथ साथ, जॉब के साथ साथ। और एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट मैं आपसे बताता हूँ। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, उस दिन सुबह ही मैं बता रहा था, किसी को समझा रहा था, छोटी बहन को, कि एक ही जीवन है। और मैं उस टाइम भी उतना खुश था कि अगर इसमें नहीं होता तो भी मैं बहुत सारी चीजें जीवन में कर रहा था। तो हमें स्टेटिक नहीं होना है, जीवन एक ही है, इसको चलायमान रखिए। चीजें इंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए ढूंढ के रखिए, चीजें मिल जाएगी। एग्जाम हो जाएगा, और नहीं होता है तो भी कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। एक जीवन है, इसको अच्छे से हमें जीना है। काफी अच्छा, काफी अच्छा। बेसिकली कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि दे हैव टू कीप देमसेल्फ मोटिवेटेड, फोकस्ड रहना है एग्जाम प्रिपरेशन में, साथ में एक प्रॉपर गाइडेंस उनको हाँ। मिलता रहे तो काफी अच्छा रहेगा। और जो अभी समंदर सा जो एग्जाम के लिए जो मटेरियल या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें से चर्न आउट करना पड़ेगा, अपनी सुटेबल नीड्स के अकॉर्डिंग फिल्टर जी करके सर। ही अपनी प्रिपरेशन करनी हाँ है, रिवाइज करते रहना है सर। बेसिकली। यस तो सर। आपने काफी इंसाइट्स शेयर किए एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, फिर इंटरव्यू स्टेज और फाइनल फिजिकल टेस्ट के लिए भी। तो thank you so much, Sunil, for sharing your थैंक यू views सर। and insights with us today. And I am sure our listeners have gained a lot of valuable advices, and they will be motivated by your journey. And we wish you all the best for your career and future थैंक यू सर। activities. थैंक यू सो मच सर। इफ आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प फॉर you or for aspirants, for anyone, I'm always ready to help. Just ping me, sir. That's great. That's great that आप Yes, sir. सक्सेसफुल होने के बाद में अपने जो फेलो
एस्पिरेंट्स हैं, जो नए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए आप उनको गाइड करने के लिए मतलब कि आप मोटिवेटेड हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए आप रेडी हैं, तो काफी इंस्पायरिंग है वो। थैंक यू सुनील सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओके सर।